गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज मेरी दो क्लास है जिसमें आज मैं जो पहली क्लास लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं वो आपकी हमेशा की तरह रोज़ शाम को 7 बजे आने वाली करंट बम की क्लास है। और इसके बाद 8 बजे से थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। 8 बजे से मेरी जो हर हफ्ते आती है विज्ञान की पोस्टमार्टम सीरीज, उसका दूसरा भाग आज आएगा। इन दोनों ही क्लासेस में आपको ज़बरदस्त क्वेश्चंस मिलेंगे और इस दोनों क्लास का आप लोग ज़रूर आनंद लें। ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें जो है बताएं कि सुझाव क्या हैं आपके, या और कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। इन सभी चीज़ों को आप जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक, हमेशा की तरह अपनी इस करंट बम की क्लास को मैं एक अच्छे विचार से शुरू करता हूँ। आज भी वही करूँगा। और आज का विचार क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हर छोटा कदम एक बड़ी जीत की ओर ले जाता है। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी आज की कोशिश ही तुम्हारे कल का परिणाम तय करेगी। ठीक, हमारे द्वारा जो छोटे छोटे उठाए गए कदम हैं, छोटे छोटे प्रयास हैं, वही आपको एक दिन बड़ी जीत की ओर ले जाते हैं। ठीक, आपके द्वारा जो छोटे छोटे प्रयास हैं वो बड़ी जीत की ओर ले जाते हैं। हार मत मानिए, कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि तुम्हारी आज की कोशिश, क्योंकि आज जो आप कोशिश कर रहे हैं वो कल का परिणाम तय करेगी, कल का परिणाम तय करेगी। इतना तो आप लोगों ने अपने अगर पढ़ाई के दिनों में, कंपटीशन के दिनों में, इतना तो आपने जान ही लिया होगा कि सफलता कैसे मिलनी है। अगर उस जान करके उस चीज़ को अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं तब आप गलत दिशा में हैं। आपको पता लग गया होगा अभी तक कि हाँ, मुझे सफलता कैसे मिलेगी और किन रास्तों पर चलना है, ये भी आपको पता हो गया होगा। अगर उसके बाद भी अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आप अपनी सफलता की ओर एक छोटे छोटे कदम जो आप आगे बढ़ाते हो, वही एक दिन आपकी सफलता का पैमाना बनती है। और ऐसा नहीं है कि आप सफलता पे तुरंत पहुंचेंगे। आपकी छोटे छोटे स्टेप, आपकी जो है दिन भर की मेहनत, छोटी छोटी मेहनत इकट्ठा होकर के एक परिणाम के रूप में सामने आएगी। कभी भी इस रास्ते में कभी भी आपको थक करके, फ्रस्ट्रेट होकर के, परेशान होकर के नहीं बैठना है। इस समय जो भी बच्चा कंपटीशन की दुनिया में आता है वो ज़रूर कई तरह के मानसिक तनाव से गुजरता है, और उस मानसिक तनाव में वही जीतता है जो अपने आप को मजबूत कर ले जाता है और अपने आप को अच्छे से समझा ले जाता है। ठीक, तो ये था आज के हमारे विचार, आज का हमारा विचार। बढ़ते हैं आज करंट बम के पहले धमाकेदार क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में, खटाखट आंसर दीजिएगा, हाल ही में संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डेम सारा, प्रतिभा सिंह, अपराजिता सारंगी, शेखा नासिर। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 4 नाम दिए गए हैं, आप लोग खटाखट आंसर भेजते रहिएगा। सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको। संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति, नाम से स्पष्ट है। देखिए, नाम से स्पष्ट है, पकड़िए। ये किस पर कमेटी बनेगी? संविधान संशोधन विधेयकों पर। हमारी संसद में संविधान के संशोधन होते हैं और इन विधेयकों पर कमेटी का गठन किया जाता है जिसे कहा जाता है संयुक्त संसदीय समिति, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी। क्या कहा जाता है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक, संयुक्त संसदीय समिति, नाम से स्पष्ट है। संयुक्त संसदीय मतलब सभी सांसदों से मिलकर के, सभी सांसदों से, सभी दलों के सांसदों से मिलकर के, सभी दलों के सांसदों से मिलकर के ये कमेटी बनाई जाएगी। सभी दलों के सांसदों से मिलकर ये कमेटी बनाई जाएगी। और जो बनाई गई है, अभी मैं इसके बारे में और बताऊंगा। तो जैसे हम कोई संविधान संशोधन विधेयक लाते हैं, अगर उसमें कुछ थोड़ा सा अगर डिस्प्यूट की दिक्कत है या कुछ विवादित चीज़ें हैं, या इन विधेयकों पर कोई जो है किसी जांच का असर है या किसी अन्य चीज़ को प्रभावित कर रहे हैं, तो हमारी संसद क्या करती है, इस पर एक कमेटी का गठन करती है। और ये सांसदों से मिलकर के बनी हुई कमेटी होती है जिसे संयुक्त संसदीय समिति कहा जाता है। ठीक, इसकी संख्या निश्चित नहीं होती, पहली चीज़ ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष के ऊपर है
लेकिन जो ये संसदीय समिति बनाई गई है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई है? 31। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद होते हैं। इस कमेटी में जो 31 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है इसमें 11 सदस्य बीजेपी के हैं, 11 सदस्य बीजेपी के हैं, 4 आपके विपक्ष के हैं, बाकी सब सत्ता के घटक दल के नेता हैं। ठीक, तो ये कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी बनाई गई है किन मुद्दों पर, उस पर चर्चा करेंगे। ये किस लिए बनाई गई है? पहला, ये 3 विधेयकों पर इसकी नजर रहेगी। पहला जो विधेयक है वो है आपका वक्फ अधिनियम जो काफी विवादित है। ठीक, इससे रिलेटेड है। दूसरा, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। ठीक, नंबर तीसरा नंबर आपका केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम। तो ये आपकी जो संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई है 31 सदस्यीय, ये इन तीनों से रिलेटेड जो संविधान संशोधन विधेयक हैं उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और इस रिपोर्ट को जो है सदन के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। एक्चुअली है क्या कि जैसे संसद के सारे काम सदस्यों के द्वारा ही नहीं होते हैं, इसलिए कुछ विशेष मुद्दों पर हम कमेटियों का गठन करते हैं। ये अस्थायी समिति है। ये कैसी समिति है? अस्थायी समिति है। इसका काम खत्म तो इस समिति को भी क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, संसद में 2 प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं, अस्थायी समिति और अस्थायी समिति। ठीक, अस्थायी समिति, तो ये किस प्रकार की समिति है? अस्थायी समिति। इस पर रिपोर्ट देने के बाद इसको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, जैसे आपका कोई अन्य मुद्दा होगा तो पुनः एक जो है संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा, उसका काम खत्म तो यह समिति जो है भंग कर दी जाएगी। अब बात करते हैं आंसर पे। तो मैं इसका आंसर देना चाहूँगा। इसके जो अध्यक्ष बनाई गई हैं वो हैं आपकी कौन? अपराजिता सारंगी। ये आपकी बीजेपी की सांसद हैं और ये कहाँ से सांसद हैं? भुवनेश्वर से ये सांसद हैं। ठीक, और इनका पहले का नाम है अपराजिता मिश्रा जो बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। बहुत ही काबिल हैं। और क्यों काबिल हैं? क्योंकि ये 1994 बैच की आईएएस हैं, 1994 की आईएएस हैं और वर्ष 2018 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था और भुवनेश्वर से वर्तमान समय में सांसद हैं। तो इनकी अध्यक्षता में इन तीनों संविधान संशोधनों विधेयकों पर रिपोर्ट बनाने के लिए जो है एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया है और इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपराजिता सारंगी। खटाखट आंसर भेजते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ठीक 2024 में टॉप अचीवर राज्य का दर्जा दिया गया है? ये बच्चों ये प्रश्न आपको डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसके ऑप्शन क्या है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। जब क्वेश्चन आपको न समझ में आए, इंग्लिश में दिया रहे, तो सबसे पहले मैंने आपको कई बार बताया है कि आप उस क्वेश्चन का पहले हिंदी रूपांतरण करने का प्रयास करें। ठीक, ईज ऑफ, वैसे ये ईज है लेकिन है इजी है। इसका अर्थ क्या है? इजी मतलब आसान। ठीक, डूइंग मतलब करना। ठीक, आपका बिजनेस मतलब व्यापार। ठीक, तो इसका अर्थ क्या निकला? आसानी तरीके से आपको व्यापार करना, आसानी तरीके से व्यापार करना। ठीक, ब्रैकेट में क्या लिखा है? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024। ठीक, व्यापार, इसका देखिए हिंदी रूपांतरण कर लेंगे। व्यापार, रिफॉर्म मतलब पुनर्गठन, व्यापार पुनर्गठन। ठीक, एक्शन प्रतिक्रिया प्लान। ठीक, प्रतिक्रिया प्लान 2024। ठीक, अब देखिए इससे हम थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं।
ठीक, पहले तो दम निकल गया कि आसान करना, व्यापार को आसान करना मतलब नियमों कानूनों में क्या करना, पारदर्शिता और ढील लाना। नियमों एवं कानूनों में पारदर्शिता लाना, पारदर्शिता लाना, पारदर्शिता लाना एवं ढील देना। ठीक, एवं ढील देना मतलब आसान बनाना प्रक्रिया को। इसके बाद बिजनेस रिफॉर्म, व्यापार को पुनर्गठन करना, व्यापार को पुनर्गठन करना। ठीक, अब आते हैं इन दोनों को मिलाएंगे जब। देखिए बच्चों, अगर इतनी चीजें अगर आपके दिमाग में नहीं हैं तो आप रट करके नहीं जा सकते हैं। तो अगर ये थोड़ा बहुत आपके दिमाग में छप जाए कि हाँ ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो आपको आंसर बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक, तो इन दोनों का जो सारांश है, इन दोनों का सारांश जो है वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है जो अपने यहाँ सबसे अधिक, टॉप अचीवर मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई पर, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने यहाँ व्यापार को सबसे अच्छा पुनर्गठित किया है, व्यापार के लिए एक अच्छा माहौल बनाया है, व्यापार के लिए अच्छा माहौल बनाया है। ये क्वेश्चन है। अब आते हैं इसके आंसर पर। तो इतना भैया आपको करना पड़ेगा। अगर बिना क्वेश्चन पढ़े, जैसे क्वेश्चन अभी मैं तुरंत आंसर दे देता, इसका अर्थ नहीं समझाता, तो आपको ये क्वेश्चन सिर्फ अभी इसी क्लास तक याद रहता, उसके बाद आप भूल जाते। अब हमको ये क्वेश्चन पता है किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो है आसानी से व्यापार करने के लिए, व्यापार को पुनर्गठित करने के लिए, प्लान बनाने के लिए टॉप अचीवर मतलब सबसे ज़्यादा उपलब्धि वाला जो है राज्य का दर्जा दिया गया है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो ये स्टेट है आपका बच्चों कौन सा, हरियाणा। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। ठीक, खटाखट आंसर भेजते रहिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी भी नहीं ज्वाइन किया है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जनजाति गौरव वर्ष किस आदिवासी नायक की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? बिरसा मुंडा, शिबू सोरेन, बिंदुनाथ जी, इनमें से कोई नहीं। जनजाति गौरव वर्ष, इसका मतलब ये जो रिलेटेड है क्वेश्चन वो किससे है, जनजातियों से। देखिए वर्ष लिखा है, ये क्या लिखा है, वर्ष लिखा है, तो ये आपका नवंबर, ये आपका नवंबर 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025, 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक का जो वर्ष है, ये आपको जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक, अब यहीं पे याद रखिएगा कि जनजातीय पखवाड़ा मतलब 15 दिन, कब से कब मनाया जा रहा है भारत में? 1 नवंबर से आज तक के दिन तक 15 नवंबर तक, 1 नवंबर से 15 नवंबर तक। ठीक, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो राइट आंसर है इसका कौन सा है, बिरसा मुंडा। ठीक, बिरसा मुंडा, जिसे जनजातियों के भगवान, मुंडा जनजातियों का भगवान कहा जाता है। इनके जन्म दिवस को माना जाता है 15 नवंबर, और इसी दिन से लेकर के इसके पहले तक, और इनकी इस बार जो है वो 150वीं जयंती है। और इन्हीं जयंती को लेकर के 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 आज तक हमने जो वर्ष मनाया है वो आपका कौन सा वर्ष मनाया है, जनजाति गौरव वर्ष मनाया गया है। क्योंकि इनकी छवि जनजाति के नेता के रूप में नहीं है, मुंडा जनजाति में इन्हें बिरसा भगवान के नाम से जाना जाता है। ठीक, और इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में जनजाति पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कब? 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए ये सब क्वेश्चन है बढ़िया। कौन सी राज्य सरकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण
को रोकने के लिए गुजरात की तर्ज पर आसान क्षेत्र अधिनियम लागू करने की योजना बना रही है। ठीक, अब देखिए कुछ वर्ड फंसा, जैसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण मतलब क्या हुआ कि विभिन्न धर्मों के बीच तनाव बढ़ाना, ये हुआ आपका। ठीक, विभिन्न धर्मों के बीच तनाव बढ़ाना। अब को रोकने के लिए गुजरात की तर्ज पर, ठीक, गुजरात की तर्ज पर मतलब इसके पहले ये आपका जो है आसान क्षेत्र अधिनियम कहाँ लागू है? गुजरात में। और ये कब से लागू है? वर्ष 1991। फिर आगे बढ़ते हैं, अपने यहाँ लागू करने की योजना बना रहा है। पहला राजस्थान, दूसरा है केरल, तीसरा है बिहार, जो है चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम इस अधिनियम के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहेंगे, आप खटाखट आंसर भेजिए। तो इस अधिनियम की पहली चीज क्या है? पहली शर्त, जहां पे भी दंगा होगा उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाएगा। कौन सा क्षेत्र? अशांत क्षेत्र घोषित किया जाएगा। ठीक, दूसरी चीज, इस अशांत क्षेत्र में संपत्ति की खरीद एवं बिक्री रोक दी जाएगी। ठीक, संपत्ति की खरीद एवं बिक्री रोक दी जाएगी यदि संपत्ति का हस्तांतरण करना है तो आपको परमिशन लेनी होगी किसकी? जिलाधिकारी की। ठीक, ये क्या करने का प्रयास है? ये कौन सा मैसेज देने का प्रयास ये सरकारें कर रही हैं? जैसे कहीं पर हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ, वहाँ पर हिंदू कम है, मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो ऐसा माना गया है कि मुस्लिम दबाव बना देंगे किसके ऊपर? हिंदू के। ठीक, इसी के ठीक अपोजिट, यदि किसी क्षेत्र में हिंदू ज़्यादा हैं, मुस्लिम कम हैं, तो ऐसा मान लिया जाता है कि हिंदू आबादी जो है मुस्लिम आबादी को प्रेस करेगी कि वो अपनी ज़मीन जायदाद यहाँ पे छोड़ करके कहीं अन्य स्थान पर चले जाएं। ठीक, तो इस अधिनियम में होगा क्या? यदि आपको संपत्ति का हस्तांतरण करना है जिलाधिकारी को, तो एक एफिडेविट आपको देना होगा कि हम अपनी संपत्ति को स्वेच्छा से बेच रहे हैं और किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। ठीक, ये है इसका जो है उद्देश्य। ठीक, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए गुजरात के बाद जो सरकार ये अधिनियम लाने की विचार कर रही है वो आपका राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक, राजस्थान है। और राजस्थान गुजरात के बाद अगर ऐसा होगा तो राजस्थान गुजरात के बाद ऐसी दूसरी सरकार होगी जो इस आसान क्षेत्र अधिनियम को लागू करने जा रही है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। आपको क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया मिलेगा। ठीक है, आप लोग बस क्लास में लगातार बने रहिए और ज़्यादा सीखने का प्रयास करिए, रटने का प्रयास नहीं। हमारी क्लास में रटने का प्रयास कम करिए, सीखने का प्रयास ज़्यादा करिए। ये भैया कौन सा दिवस है? हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? 11 नवंबर, 13 नवंबर, 12 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक, कौन सा दिवस भैया? विश्व दयालुता दिवस। दयालुता दिवस का मतलब है कि पूरे विश्व में इस दिवस के बहाने किसका प्रचार प्रसार करना है? भाईचारे का, सद्भाव का। ठीक, आपस में कलह न करने का, ठीक, एक उद्देश्य लेकर के इस दिवस को मनाया जाता है। और ये किस दिन मनाया जा रहा है? 11 नवंबर को। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पढ़ा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है 11 नवंबर। ठीक, आपका उसके बाद 12 नवंबर को हम लोगों ने विश्व निमोनिया दिवस पढ़ा। ठीक, तो बच्चा कौन भैया? एक। कौन सा दिवस? 13। कौन सा दिन? 13 नवंबर। तो प्रतिवर्ष विश्व में दयालुता की भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए, भाईचारे सद्भाव की भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग जो है विश्व दयालुता दिवस मनाते हैं। और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 13 नवंबर को। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 नवंबर। खटाखट आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस देश के 50वें स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया है? ठीक, भूटान, अंगोला, बोत्सवाना, इनमें से कोई नहीं। किस देश में ये 50वें स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया है? तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं क्योंकि इसमें समझाने के लिए
हमको आंसर पे आना पड़ेगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंगोला। ऑप्शन नंबर बी अंगोला। ठीक, अंगोला किस महाद्वीप का देश है? अफ्रीका का। ठीक, अफ्रीका के यदि धनी देशों की बात की जाए या ऐसा कहा जाए कि जिनकी स्थिति अच्छी है, तो उसमें इसका नाम लिया जाएगा अंगोला। और ये स्थिति अच्छी क्यों है? क्योंकि इसके बाद इसके पास पेट्रोलियम के, इसके पास गोल्ड के, इसके पास जो है खनिज संसाधनों, अन्य सोने के अलावा खनिज संसाधनों के विशाल भंडार हैं। खनिज संसाधनों के विशाल भंडार हैं। ठीक, तो यह देश जो है अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया अभी हाल ही में, और उसमें जो है किसको आमंत्रित किया था? आपके राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंगोला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहेंगे, और जितनी भी वर्दी की वैकेंसी हैं सब क्वेश्चन सब जो है सैन्य अभ्यास से जुड़े हुए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको ध्यान से सुना करिए। ठीक है, कहाँ पे हो रहे हैं? हाल ही में भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ठीक, तो ये आपका 11 नवंबर से शुरू हुआ है। 11 नवंबर से शुरू हुआ है। ठीक, 29 नवंबर तक चलेगा। 29 नवंबर तक चलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत वियतनाम, और इसका नाम क्या है? विनबैक्स। क्या नाम है? विनबैक्स है। और ये जो आपका आयोजित किया जा रहा है वो वियतनाम की राजधानी हनोई में, वियतनाम की राजधानी हनोई में ये आयोजित किया जा रहा है 11 से 29 नवंबर तक। ठीक, मैंने लगभग हर क्लास में, हर दूसरी क्लास में मैं एक युद्ध अभ्यास लेकर के आता हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ कि युद्ध अभ्यास करने के जो पर्पज़ हैं, जो उद्देश्य हैं, वो सबसे पहला होता है कि हमारी अपनी सेना की खुद रिहर्सल होती है, क्योंकि युद्धों की संख्या कम होने के कारण हमारी अधिकतर सेना जो है वो बिना युद्ध के ही चलती है, तो उसको एक बूस्ट करने के लिए हम एक युद्धाभ्यास करते हैं। दूसरा क्या था कि हम अपने देश की कमियों को देखते हैं, अपने देश की सेना की कमियों को देखते हैं, और सामने वाले की हम क्या देखते हैं? कमियां और मजबूती दोनों देखते हैं। ठीक, हमारी अपनी मजबूती हमें पता है। ठीक, तो इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत अन्य देशों के साथ युद्धाभ्यास में भाग लेता है, और अभी 11 नवंबर से 29 नवंबर तक इसने जिस युद्धाभ्यास में भाग लिया उसका नाम है विनबैक्स। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हनोई। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर देते रहिएगा। बढ़िया क्वेश्चन, हिस्ट्री से रिलेटेड है। हाल ही में विजयनगर काल के ठीक अंकित 103 स्वर्ण सिक्कों की खोज कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक, इनमें यह पूछा गया है कि जो है कहाँ पर हमें 103 स्वर्ण काल के स्वर्ण सिक्के मिले हैं, और वो आपका किस काल का है? विजयनगर काल का। ठीक, तो विजयनगर दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश है। विजयनगर साम्राज्य है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध साम्राज्य था। ठीक, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक, वर्तमान समय में इसके अवशेष पाए जाते हैं हम्पी कर्नाटक में, जिसे आप हस्तिनावती भी कहते हैं। हम्पी कर्नाटक, हस्तिनावती कहते हैं, हस्तिनावती। ठीक, स्थापना वैसे तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी, परंतु इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है वो आपका माना जाता है किसे? कृष्णदेवराय को। ठीक, कृष्णदेवराय को माना जाता है। ठीक, ये तो विजयनगर का संक्षिप्त परिचय रहा। अब बात करते हैं उत्तर की ओर। ठीक, कि किधर कहाँ मिले हैं, तो ज़्यादातर लोग आंध्र प्रदेश जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ये आपका मिला है कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई में जो है इस काल के जो है 103 सिक्के मिले हैं। 103 स्वर्ण सिक्के मिले हैं, जिस पर सुअर की ठीक है आकृति बनी हुई है। तो ये विजयनगर काल के बारे में
एक अच्छी उपलब्धि है, विजयनगर काल से संबंधित एक अच्छी उपलब्धि है, जहां पर जो है तमिलनाडु में जो इसके एरिया से थोड़ा सा आगे है, तो ये आपका वहां पर जो है 103 विजयनगर कालीन सिक्के मिले हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है? ठीक, चीन, रूस, यूएई, इनमें से कोई नहीं। कौन अभियान है? वॉक टू मार्स। वॉक माने चलना, किधर की ओर? मार्स माने मंगल। ठीक, मंगल तक चलेंगे? नहीं। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? ये जिस देश की बात मैं कर रहा हूं वहां पर पैदल चलना, साइकिल चलाना, पैदल चलना, साइकिल चलाना और तैराकी करना, इन 3 कार्यों को प्रमुख रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। उसका कारण है इनकी जीवन शैली, इनकी धनाढ़ जीवन शैली, ठीक, जो इनको जो है थोड़ा क्या बना देती है? आलस्य से घिरा हुआ बना देती है। ठीक, तो ये जो एक धनी देश है तो अपने यहाँ के लोगों के लिए, अपने यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैदल चलने के लिए प्रेरित कर रहा है और कह रहा है कि अपनी महंगी गाड़ियों को आप छोड़िए और पैदल आप चलिए। इसके साथ ही जो एक बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है स्विमिंग, उसको करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और तो इस अभियान को कहा जाता है वॉक टू मार्स। ठीक, अब इसका राइट आंसर है, ये आपका कौन सा देश है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, और ये ऐसा इसने घोषणा कब की? जब ये अपना अभी 54वां स्वतंत्रता दिवस मनाया तो। ठीक, ये तो हुआ इसका आंसर। लेकिन इसमें एक चीज नहीं समझ में आ रही है, वॉक टू मार्स। ठीक, वॉक टू मार्स का मतलब क्या हुआ? चंद्रमा की ओर चलना, चंद्रमा तक चलना। तो वॉक टू मार्स मतलब क्या हुआ कि इतना हमें पैदल चल लेना है कि हम पैदल ही कहाँ पहुँच जाएं? मंगल पे। तो इस अभियान का उद्देश्य यह है कि पैदल चलना, साइकिल चलाना और स्विमिंग को प्रोत्साहित करना, इस जो है आपका अभियान का जो है स्वरूप है कि जिसमें इन चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों की जो जीवन शैली है जो धनी होने के कारण अस्त व्यस्त हो रही है, थोड़ा पैदल चलेंगे, साइकिल चलाएंगे तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएई। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, जनजातियों से रिलेटेड अगला क्वेश्चन। ठीक, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव, ठीक, और कार्निवाल, ठीक है, एक भव्य समारोह का शुभारंभ हुआ है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग जनजातीय गौरव वर्ष मना रहे हैं। हम लोग जनजातीय गौरव वर्ष मना रहे हैं और इस जनजातीय गौरव वर्ष के कारण हम लोग इसमें से रांची, रायपुर, इम्फाल, इनमें से एक स्थान पर क्या बना रहे हैं? जनजातीय फिल्म महोत्सव बना रहे हैं। जनजातियों पर बनी हुई फिल्मों का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक, और उत्सव मना रहे हैं। तो इसे कहा जाता है कि जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवाल, ठीक, आपका का शुभारंभ हुआ है रांची, रायपुर, इम्फाल। तो इसका जो राइट आंसर है आपका इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी। यहाँ पर हम लोग जनजातीय गौरव वर्ष की समाप्ति होने जा रही है। जनजातीय गौरव वर्ष की समाप्ति पर जो है जनजातियों से रिलेटेड बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इम्फाल। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में
किस राज्य सरकार ने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक, तो मान लीजिए हमें आंसर नहीं आता है, तो सबसे पहले देखिए आंसर कैसे निकाला जाता है। चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना वहीं पर होगी जहां गन्ना होगा, वहीं पर होगी जहां पर क्या होगा, गन्ना होगा। ठीक, चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना क्यों किया जाएगा? क्योंकि गन्ने का उत्पादन होगा तो किस चीज़ का उत्पादन बढ़ेगा? चीनी का उत्पादन बढ़ेगा। अब इस परियोजना के अंतर्गत, इस प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम लोग 3 सहकारी चीनी मिल को मतलब आप कह सकते हैं सहकारी चीनी मिलों को जैसे सहकारी चीनी मिलों को चुनते हैं 3, और 3 प्राइवेट, 3 निजी चीनी मिलों को चुनते हैं। ठीक, तो इनको प्रोत्साहित किया जाएगा और ज़्यादा चीनी के उत्पादन में जो है जिससे बढ़ोतरी हो सके। ठीक, इसका ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। गाड़ी यही फंसेगी कि आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये आपकी योजना कहाँ पे हो सकती है, उत्तर प्रदेश, और या तो कहाँ पे हो सकती है, महाराष्ट्र, क्योंकि ये दोनों गन्ने के सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं। गन्ने के एवं चीनी के भी, बिल्कुल, गन्ने के एवं चीनी के सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं। ठीक, तो इनमें से अगर एक आपको सेलेक्ट करना हो तो खटाक से आप किस पे टिक मार लेंगे? महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र की सरकार ये चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने जा रही है। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक, खटाखट आंसर भेजते रहिएगा। बस आपके पास 4 क्वेश्चन हैं, उसके बाद साइंस के बेहतरीन प्रश्नों को लेकर के मैं आ रहा हूं अपनी पोस्टमार्टम सीरीज से। ठीक, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों की जीआई से सम्मानित किया है? ठीक, असम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। ठीक, तो इनमें यह पूछ रहा है कि इसमें यह कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य को पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र, ये पहले बात तो हमें समझना है लेप्चा वाद्य यंत्र क्या है। ठीक, 2 नाम बता दे रहे हैं उस वाद्य यंत्र का। तुंगबुक पहला नाम है तुंगबुक, और दूसरा है पुमटोंग, जिसको ये मिला है की जीआई से, की नहीं को जीआई से सम्मानित से, को जीआई टैग से होना चाहिए, जीआई टैग से प्रतिष्ठित टैग है, ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन, इससे इसको विश्वव्यापी पहचान मिलेगी, जीआई टैग से सम्मानित किया है। ठीक, तो लेप्चा वाद्य यंत्रों की 2 आपके नाम हैं। ये आपका समझ लिए तार, सितार जैसा है, तार तंतु वाद्य यंत्र आप इसको कह सकते हैं, तार या तंतु वाद्य यंत्र है, और ये वायु वाद्य यंत्र है। ठीक, वायु वाद्य यंत्र है, आप इसको कह सकते हैं कि बांसुरी की तरह वायु वाद्य यंत्र है। ठीक, अब इन दोनों को देखिए रिलेटेड करिए किससे? लेप्चा या वाद्य यंत्र। लेप्चा कौन है भैया? लेप्चा एक समुदाय है। ठीक, और अब आते हैं आंसर पे कि ये समुदाय वहीं पर होगा जहां पर ये राज्य होगा। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों की जीआई, सही है कि जीआई टैग से सम्मानित किया है, टैग लगाना था कि जीआई से सम्मानित किया है। तो ये जो आपका समुदाय है, ये समुदाय आपका पाया जाता है कहाँ पर? सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में ये पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। ठीक, अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन को समझना है। इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन पे जोर देता हूं कि आप ये 15 क्वेश्चन जो पा रहे हैं आप कहीं से भी इसको टैली करिएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। आप कहीं पर भी आप किसी भी यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। तो इस बार जो मैं करंट बम की क्लास को लेकर के आया हूँ, मॉडिफाइड किया हूँ, समय दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया मिल रहा है, चीज़ों को अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपका सिर्फ एक काम है कि आप जो है क्लास को जितना हो सके वो अच्छे से लें और इसको जो है अपने एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और साथ साथ उसको तैयार करते रहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13,
हाल ही में भारत के पहले, देखिए बढ़िया क्वेश्चन आना तय है, हाल ही में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? प्रयागराज, पटना, गुवाहाटी, भुवनेश्वर। ठीक, खटाखट आंसर देते रहिएगा। ठीक, पहली बात तो रिवर टर्मिनल का मतलब क्या होता है? रिवर टर्मिनल कॉन्सेप्ट, टर्मिनल शब्द यूज किया गया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये शब्द रिवर पे सटीक नहीं बैठता है, लेकिन वो उसी तरह है इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है। रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ठीक, प्रयागराज, पटना, गुवाहाटी, भुवनेश्वर। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आंसर दे दूंगा तो आप लोग ठीक लीजिए आंसर ले लीजिए। गुवाहाटी। ठीक, गुवाहाटी में हमने एक शॉपिंग, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हमने बहुत सारी सुविधाएं दे दी हैं अत्याधुनिक। ठीक है, वहां पर सुविधाएं क्या हैं कि 4 बड़े जहाज एक साथ खड़े हो सकते हैं, पहली सुविधा। ठीक, वहां पर एक बढ़िया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक, वेटिंग लाउंज है जहां पर लगभग 150 व्यक्ति वेटिंग लाउंज है। ठीक, बढ़िया आपको कह सकते हैं स्टैंड की सुविधा, पार्किंग सुविधा है। ठीक, अब ये सारी चीजें आपको किसी एक नदी के किनारे मिल रही हैं। ठीक, तो व्यक्ति वहां जाएगा और जो है थोड़ा सा चीज़ों को देखेगा तो उसे लगेगा कि हमारे यहाँ भी अच्छे अच्छे तट विकसित किए जा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है भैया? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जल परिवहन को बढ़ावा देना, जिसमें हम बहुत पीछे हैं। जल परिवहन को बढ़ावा देना ये सबसे बड़ा उद्देश्य है कि लोग जो है आपका ये कह सकते हैं कि ये छोटा मोटा नदी आप कह सकते हैं नदी बंदरगाह है। ठीक है, ये छोटा मोटा आपका जो है रिवर टर्मिनल, इसके आप यूज कर सकते थे, रिवर पोर्ट कह सकते थे। ठीक है, मॉडर्न रिवर पोर्ट कह सकते थे। रिवर टर्मिनल आपको यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। जल परिवहन को बढ़ावा देना, और इसका उद्घाटन अभी 7 नवंबर को आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया था। ठीक, तो जल परिवहन को बढ़ावा देना और क्या कहते हैं यात्री सुविधाओं को बढ़ाना इस जो है परियोजना का उद्देश्य है। और ये परियोजना हम लोग विश्व बैंक के सहयोग से स्टार्ट किए हैं, विश्व बैंक के सहयोग से स्टार्ट किए हैं और लगभग 304 करोड़ रुपए लगे हैं इसमें। ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि विश्व बैंक के सहयोग से ये योजना शुरू की जा रही है। ठीक, शुरू की गई है। बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक, देखिए बढ़िया क्वेश्चन, एक गायक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन ले आया था, पुनः आज एक गायक को लेकर के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। हाल ही में किस भारतीय गायक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? ठीक, ये 4 नाम दिए गए हैं। ये आपका पलक मुच्छल, नेहा कक्कड़, श्रेया घोषाल, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली चीज, आप जैसे आंसर की ओर बढ़ रहे होंगे तो आप ये जानिएगा कि ये गायकी के लिए नहीं दिया गया है, ये रिकॉर्ड गायकी के लिए नहीं बना है। ठीक, तो आप लोग जो है दूसरी तरह से सोचना शुरू करिए कि ऐसा क्या है जो जिसके लिए इन्होंने जो है इनको ये आपका अचीवमेंट मिली है, तो उसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न है समाज सेवा। और जिनको भी मिला है उनका मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, उनका एक फाउंडेशन है, पकड़ लेंगे लेकिन इससे, पलक पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन है। जो फाउंडेशन अब तक रजिस्टर्ड 3800 बच्चों की फ्री में हृदय की हार्ट सर्जरी करवा चुका है। सोचिए कितना पुण्य का काम है, 3800 असहाय निर्धन बच्चों को जो हृदय रोग से पीड़ित थे
उनकी जो है हार्ट की सर्जरी करवाई गई है इस फाउंडेशन के द्वारा। और इस फाउंडेशन को जो चला रही हैं वो आपकी प्रसिद्ध गायिका पलक मुच्छल, जिनका फेमस सॉन्ग, जैसे अगर आप लोग सॉन्ग देखते होंगे कौन तुझे, एक फेमस सॉन्ग था जिसको इन्होंने गाया था। ठीक, तो इन्होंने सिंगिंग के अलावा समाज सेवा का भी बीड़ा उठाया है और जिसकी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो बच्चों के लिए संस्था काम करती है, इनकी पलक पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन, जिसके तत्वाधान में इन्होंने 3800 बच्चों का ऑपरेशन करवाया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पलक मुच्छल। ठीक, बढ़ते हैं आज के करंट बम के लास्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन, बच्चों से ही रिलेटेड। ठीक, हाल ही में हिंदी भाषा के किस साहित्य को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार साहित्य अकादमी है, पुरस्कार साहित्य अकादमी का पुरस्कार है। पुरस्कार का जो श्रेणी है वो है बाल साहित्यकार पुरस्कार 2025। देखिए, अपने आप पहले क्लियर कर लीजिएगा, किस भाषा के लिए चुना गया है? हिंदी भाषा के लिए। किस भाषा के लिए चुना गया है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे चुना गया है, ये क्वेश्चन हुआ। अगर आप क्वेश्चन पहले समझ लेंगे तो आप अच्छे से आंसर दे लेंगे। 1/12 दक्षिण पंखरेऊ निपीड़ा, ठीक, कौमी सितारे। तो इस पुस्तक को, इस चारों में से आपको ये जानना है कि ये पुरस्कार इस बार किसको मिला है और किस पुस्तक को मिला है। ठीक, तो इसका जो पुरस्कार मिला है मैं उसके लेखक को आपको बता दूंगा। मैं भी पुस्तक नहीं बताने जा रहा हूँ, उनके लेखक का नाम है सुशील शुक्ला। उस पुस्तक के लेखक का नाम है सुशील शुक्ला। बाल साहित्य पर यदि आप कहिए कि वर्तमान समय में भारत पे सबसे ज़्यादा काम किस व्यक्ति ने किया है, तो ये वही व्यक्ति हैं। पिछले 27 वर्षों से ये बाल साहित्य पर काम कर रहे हैं। और जैसे आप लोग मैगजीन वगैरह कम पढ़ते हैं तो बच्चों की पत्रिकाएं आती हैं, तो जो बच्चे बच्चों की पत्रिकाएं पढ़े हुए हैं या उनको जानते हैं, तो उसमें से एक पत्रिका आप जानते होंगे चकमक एक पत्रिका है। दूसरी पत्रिका आप साइकिल आती है, ठीक, प्लूटो। ये 3 पत्रिकाओं के संपादक भी रह चुके हैं, 3 पत्रिकाओं के संपादक भी रह चुके हैं। और भी फेमस पत्रिकाएं जो हैं वो पहले नंदन आती है कि नहीं ये नहीं पता। नंदन एक बहुत फेमस पत्रिका थी, लोटपोट। तो ये बच्चों के रिलेटेड जो है पत्रिकाएं हैं, ठीक है, बच्चों में काफ़ी फेमस होती हैं। तो जो बच्चे पढ़ते हैं बाल साहित्य को या मैगजीन को, तो उनके बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक, तो ये व्यक्ति इनसे नहीं, ये सिर्फ 3 मैगजीन का चकमक, साइकिल, प्लूटो, इससे जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त ये कई साल एनसीईआरटी में काम किए हैं। और सुशील शुक्ला जी अब जो कार्य कर रहे हैं, इन्होंने अपना एक एनजीओ बनाया है जिसका नाम है एकतारा ट्रस्ट। और उनकी पुस्तक 1/12 को जो है बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। और इस पुरस्कार को हिंदी भाषा में दिया गया है। जैसे ये दक्षिण है, ये पुस्तक इसको भी मिला है किस भाषा के लिए? अंग्रेजी भाषा के लिए। ठीक, और ये पंखरेऊ निपीड़ा, ये किस भाषा के लिए मिला है? इसको राजस्थानी भाषा के लिए मिला है। तो भारतीय भाषाओं का साहित्य, बाल साहित्य पर रिलेटेड ये आपका जो है पुरस्कार है, जो आपको प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/12। ठीक, हम लोगों ने मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है, जैसा आप लोगों को पता होगा। ठीक है, थाना प्रभारी टेस्ट सीरीज, सिंघम टेस्ट सीरीज, खाकी टेस्ट सीरीज। तो इसकी ऑफर प्राइस जो है 349 है। तो जिन बच्चों को ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो वो आकर के इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें। ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं कुछ देर बाद साइंस की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।